गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें अपना अगला टॉपिक पढ़ना है डबली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डबली रिइंफोर्स्ड बीम होती क्या है और ये क्यों प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि व्हाट डू यू मीन बाय डबली रिइंफोर्स्ड बीम। डबली रिइंफोर्स्ड बीम किसको हम लोग कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है। द आरसीसी बीम इन विच द स्टील रिइंफोर्स्ड इज प्रोवाइडेड The RCC beam in which the steel reinforce is provided in tension zone as well as compression zone are called doubly reinforced section। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम reinforcement टेंशन जोन में दें एज वेल इन कॉम्प्रेशन जोन में दें तो हमारा क्या हो जाता है कि डबली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि नेसेसिटी ऑफ डबली रिइंफोर्स्ड बीम, क्या जरूरत पड़ी हमको डबली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन की, हमें क्या जरूरत पड़ी डबली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन की। ठीक है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो आप देखिए। व्हेन द डायमेंशन बी डी यानी बी क्रॉस डी ऑफ द बीम रिस्ट्रिक्टेड टू एनी कंस्ट्रेंट लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ हेडरूम्स आर्किटेक्चर और स्पेस कंसिडरेशन, जब बी और डी को हमारा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए इन किसी भी रीजन से, एबिलिटी ऑफ हेडरूम से, आर्किटेक्चरल से और स्पेस कंसिडरेशन से, अगर उसको रिस्ट्रिक्ट हम लोग कर देंगे तो हमारा डबली रिइंफोर्स जो है कि डबली रिइंफोर्स हमें देना पड़ सकता है। दूसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि व्हेन द स्ट्रेंथ अवेलेबल फॉर सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन इज इनएडिक्वेट टू रेजिस्ट बेंडिंग मोमेंट, देयरफॉर एडिशनल स्टील इज प्रोवाइडेड इन द कॉम्प्रेशन जोन। मतलब क्या है कि जो हमारा सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन होता है, जो हमारा सिंगली बीम सेक्शन होता है वो एडिशनल जो 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 हमारे बीम पे मोमेंट आ रहा है उसको रजिस्ट करने के लिए इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त होता है। मतलब जितना हमारे बीम पे लोड आ रहा है, जितना हमारे बीम पे बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है वो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम उसको रजिस्ट नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, एडिशनल स्टील इज प्रोवाइडेड इन द कॉम्प्रेशन जोन। तो हम एडिशनल स्टील प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्रेशन जोन में, जो कि हमारा एडिशनल प्रोवाइड करते हैं हम लोग कॉम्प्रेशन जोन में, जो कि हम इसको बोलते हैं डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक, इसमें इसका मैथमेटिकल सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन बनती है वो क्या है, इफ बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर देन mr1, यानी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जब भी मोमेंट mr1 का मतलब क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन, जब भी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू mr1 से ज्यादा आ जाएगी देन वी प्रोवाइड डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कंडीशन यही है कि जब भी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी mr1 से तो हम डबली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन को हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो अब तक हम लोगों ने जाना कि डबली रिइंफोर्स्ड बीम होता क्या है और क्यों प्रोवाइड करते हैं। अब अगला आता है इसका एनालिसिस ऑफ डबली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन। इसका हमको एनालिसिस करना है। ठीक है, तो एनालिसिस में हमने सबसे पहले एक बीम को बना लिया। ठीक, इस सेंटर ऑफ द हाफ रिइंफोर्समेंट से टॉप तक की दूरी इफेक्टिव डेप्थ हो गई। इसको हम लोग एएससी बोलते हैं। देखिए एएससी और एसटी बोलने का मतलब होता है क्या, एरिया ऑफ स्टील सी का मतलब कॉम्प्रेशन और एएस का मतलब एरिया ऑफ स्टील, टी का मतलब टेंशन। ठीक, नीचे वाला टेंशन जोन होता है, ऊपर वाला कॉम्प्रेशन जोन होता है। इसको हम लोग एएसटी बोलते हैं, इसको हम लोग एएससी बोलते हैं। ये इफेक्टिव डेप्थ, ये बी हमारा। ठीक, ये दूरी हमारी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स ए। ठीक, तो ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी, डी माइनस एक्स ए, क्यों, क्योंकि ये टोटल दूरी दी है और ये दूरी एक्स है, तो ये दूरी हमारी डी माइनस एक्स है। अब हम इसके स्ट्रेस डायग्राम पर आते हैं। ठीक, मैं आपको पूरा एलोबरेट कर रहा हूँ। ये सिग्मा सीबीसी हमने पिछले अपने वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एस टी बाई एम। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि एक हमने एडिशनल स्टील ऊपर लगाया है तो उसके वजह से भी कुछ स्ट्रेस जनरेट होगा, इस स्टील के लेवल पे कुछ स्ट्रेस जनरेट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा सीबीसी। ऊपर वाले को सिग्मा सीबीसी बोलते हैं और नीचे वाले को सिग्मा सीबीसी डैश बोलते हैं। ठीक, इस रिइंफोर्समेंट से ये टॉप तक की जो दूरी होती है, तो आधे से लेकर टॉप, इसको बोलते हैं डी डैश, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, डी डैश। ठीक, अगर ये वैल्यू डी डैश हो गई, ये वैल्यू अगर डी डैश हो गई तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, एक्स ए माइनस डी डैश, एक्स ए माइनस डी डैश। ठीक है, ठीक, हमने माना कि कॉम्प्रेसिव फोर्स हमारा C1, अब क्योंकि यहाँ पे दो फोर्स लगेगा, एक कंक्रीट के कारण, एक C1 कंक्रीट के कारण लगेगा और एक स्टील के कारण, आपको C1 C2 में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो C यहाँ पे हमारा लगा
ठीक, हमको पता है कि सिर्फ कंक्रीट को अभी हम एक सेकंड के लिए इस स्टील को भूल जाएं, एक सेकंड के लिए इस स्टील को भूल जाएं, तो हमने माना कि C1 हमारा यहाँ पे लगेगा, तो ये दूरी इसकी कितनी दूरी पे लगेगा C1 XA/3, क्योंकि ट्रायंगुलर है, इसका सेंट्रॉइड कितने पे काम करेगा, XA/3 पे काम करेगा। तो हमने C1 माना, और टेंसाइल फोर्स हमारा यहाँ पे सेंट्रॉइड है इसका। इन दोनों के सेंट्रॉइड के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेस C और T जहाँ पे सेंटर पे काम करते हैं दोनों के बीच की दूरी को बोलते हैं लीवर आर्म 1। तो LA1 हम इसने इसका नाम दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, D-XA/3, क्योंकि पूरी दूरी D है और ये दूरी XA/3 है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, D-XA/3। ठीक, अब आते हैं इस स्टील की वजह से भी कुछ कॉम्प्रेसिव जनरेट होगा, इस स्टील की वजह से भी हमें कुछ, जो ये C2 है हमारा, कॉम्प्रेसिव फोर्स कैरिड बाय कॉम्प्रेशन स्टील, तो हमने मान लिया कि इसका सेंट्रॉइड का यहाँ पे काम करेगा, ठीक, C2 पे, ठीक, C2 पे, यहाँ से इसके सेंटर से टॉप तक की दूरी है D डैश है, तो C2 और T के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, D-D डैश, क्या हो जाएगी, D-D डैश हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एनालिसिस हो गया है। ठीक है, अब इसमें कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए मैंने सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। AST क्या है आपका, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, ASC क्या है, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, सिग्मा CBC डैश क्या है, स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील, समझने की कोशिश करिएगा, स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील, ये जो स्टील के लेवल पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा कॉन्क्रीट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा CBC डैश बोलते हैं। D डैश इफेक्टिव कवर इन कॉम्प्रेशन जोन, मैंने आपको बताया था। सिग्मा ST वही पुराना, स्ट्रेस इन स्टील, सिग्मा CBC स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट, और M आपका मॉड्यूलर रेशियो। सिग्मा CBC डैश के लिए कोड ने एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, XA-D डैश कोई कौन, इफेक्टिव कवर इन कॉम्प्रेशन जोन, डिवाइड बाई XA इंटू सिग्मा CBC। इस डायरेक्ट वैल्यू से हम सिग्मा CBC डैश की वैल्यू निकालेंगे, और सिग्मा CBC डैश क्या होता है, स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील, एट द लेवल ऑफ स्टील। ठीक, अब आते हैं अपने अगले पॉइंट्स की तरफ। हम कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट ये है कि मॉड्यूलर रेशियो ऑफ कंप्रेशन स्टील इज 1.5 टाइम्स मॉड्यूलर रेशियो ऑफ टेंशन स्टील। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए आपके, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉड्यूलर रेशियो जो होता है हमारा, जैसे अगर कॉम्प्रेशन स्टील का मॉड्यूलर रेशियो जो होता है 1.5 टाइम्स मॉड्यूलर रेशियो ऑफ टेंशन स्टील, इसका मतलब ये सिर्फ हुआ कि अगर टेंशन में 1.5 मॉड्यूलर रेशियो M है, तो वही चीज कॉम्प्रेशन में क्या हो जाएगी, 1.5 M हो जाएगी। ठीक, अब ये क्यों किया गया है, दिस इज इनहेंसमेंट इज डन टू टेक द क्रीप इफेक्ट ऑफ कॉन्क्रीट, क्रीप इफेक्ट को देखते हुए इस इनहेंसमेंट को किया गया। अब अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कॉन्क्रीट कॉरस्पॉन्डिंग टू टेंशन स्टील। मैंने ये आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि इक्विवेलेंट एरिया, क्योंकि कंक्रीट जो होता है, जिसमें आपको बता दूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फिगर से। जैसे मान लीजिए अभी सिर्फ हम सिंगली की बात कर रहे हैं, ये ऊपर कंक्रीट है और यहाँ पे स्टील लगा हुआ है। ठीक, तो नीचे कंक्रीट और स्टील दोनों आ गए। ठीक, तो ये हमारा कंपोजिट सेक्शन तो हुआ नहीं, तो इसको इसके कंपोजिट बनाने के लिए हम एरिया ऑफ स्टील में MAST कर देते हैं, मॉड्यूलर रेशियो का गुणा कर देते थे सिंगली के केस में। सेम वही चीज मैंने यहाँ पे बताई है कि इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट कोरस्पॉन्डिंग टू टेंशन स्टील क्या होगा, MAST। ठीक, उसी तरीके से इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट कोरस्पॉन्डिंग टू कॉम्प्रेशन स्टील 1.5 M ASC माइनस ASC। अब हमको क्या निकालना है, देखिए अब यहाँ पे समझने की फिर से कोशिश करिए। जैसे ये हमारा हो गया, ये हमारा डब्ल्यू रिइंफोर्स सेक्शन हो गया, आपको दिख रहा है। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट corresponding to compression steel, equivalent area of concrete क्या निकालना है, equivalent area of concrete corresponding to compression steel। यही चीज जब टेंशन स्टील थी तो क्या होता था,
टेंसर स्ट्रेस क्या होता था, MAST होता था, लेकिन आपको पता है कि मॉड्यूलर रेशियो 1.5 टाइम्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 MASC हो जाएगा। ठीक, 1.5 MASC हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलर रेशियो 1.5 टाइम्स कॉम्प्रेशन केस में बढ़ जाएगा, और कॉम्प्रेशन का जो एरिया होता है ASC इसको डिनोट करते हैं। तो इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट, हमको सिर्फ कंक्रीट का अंदर इक्विवेलेंट एरिया निकालना है। ठीक है, कंक्रीट का इक्विवेलेंट एरिया निकालना है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग को चेंज करने के लिए हमने 1.5 MASC कर लिया। अब इसको इक्विवेलेंट एरिया निकालने के लिए इसमें से इस एरिया ऑफ स्टील को घटाना पड़ेगा हमको, माइनस एरिया ऑफ स्टील को हमने हटा दिया, तो ये हमारा क्या निकल गया, सिर्फ कंक्रीट का एरिया निकल जाएगा अंदर का सिर्फ क्या हो जाएगा, कंक्रीट का एरिया निकल जाएगा। तो ये हमने ASC यहाँ से कॉमन ले लिया, तो बचा 1.5 M-1, तो यही हमारा फाइनल वैल्यू आई। उसी वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखा है कि इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट कोरस्पॉन्डिंग टू कंप्रेशन स्टील 1.5 MASC माइनस ASC हमने क्यों किया, क्योंकि हमको कंक्रीट का एरिया निकालना है इक्विवेलेंट, तो हमने एरिया ऑफ स्टील को वहां से घटा दिया, तो ASC हमने कॉमन लिया, तो 1.5 M-1 बचा। ठीक, अब आते हैं वही अपने पुराने स्टेप की तरफ, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वही जो मैंने आपको पुराना पढ़ा था, इट इज कैलकुलेटिंग बाय इक्वेटिंग द मोमेंट ऑफ एरिया ऑन बोथ साइड। मोमेंट ऑफ एरिया मतलब एरिया का मोमेंट क्या करेंगे, दोनों साइड लेंगे कॉम्प्रेशन और टेंशन में, तो हमको वो निकलेगा। तो फिर से मैं आपको फिगर के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, टेंशन साइड, पहले हम टेंशन साइड हम देख लें। फिगर मैं बना रहा हूँ आपको, यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक, टेंशन साइड में आपको क्या होगा, इसका एरिया क्या है AST, तो टेंशन साइड में क्या हो जाएगा, टेंशन साइड में क्या हो जाएगा MAST। ये दूरी आपकी टोटल D है और ये दूरी X से है। ठीक है, तो ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी, D माइनस X से हो जाएगी। ठीक, तो AST हो गया, और ये न्यूट्रल एक्सिस की दूरी कितनी हो गई इसका, क्योंकि एरिया का हमको मोमेंट लेना है इस एक्सिस के अबाउट, तो D माइनस X से। तो टेंशन साइड में वही पुराना वाला जो सिंगली वाला केस था, D माइनस X से हो गया। ठीक, अब बात आती है कॉम्प्रेशन ऑन कॉम्प्रेशन साइड। ठीक, तो ये B है यहाँ पे, ये आपको पता है। ठीक, यहाँ पे ये भी है। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ASC मिलते हैं। और अभी आपको पता होगा, तो इसमें दो चीज लगेगी, एक तो B कितनी दूरी पे, ये क्या एरिया कितना हो जाएगा, B X से इंटू X से, ये सेंट्रॉइड कितने पे काम करेगा, X से बाई 2 पे काम करेगा, प्लस इस स्टील की वजह से अभी मैंने इस स्टील का इक्विवेलेंट एरिया निकाला था, आपको याद आ रहा होगा, इस स्टील का हमने इक्विवेलेंट एरिया निकाला था, क्या निकाला था 1.5 M-1 ASC। क्यों? क्योंकि एरिया का सेंट्रॉइड लेना है, तो ये एरिया हो गया। ठीक, अब इसका सेंट्रॉइड यानी सेंट्रॉइड का मतलब ये इसके आधे से ये दूरी हमको निकालनी है। ठीक, और ये टॉप तक की दूरी D डैश है। ठीक, तो ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी, X से माइनस D डैश। क्यों? क्योंकि ये पूरी दूरी X से है, ये दूरी D डैश है, तो ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी, X से माइनस D डैश हो जाएगी। ठीक, तो इस सेंट्रॉइड की दूरी क्या हो जाएगी, X से माइनस D डैश। अब क्या करना है, टेंशन साइड से ये निकल गया, कॉम्प्रेशन साइड से ये निकल गया, अब दोनों को बस इक्वेट कर देना है, तो ये हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला हो गया। वही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, MAST D माइनस X से कॉम्प्रेशन साइड B X से इंटू X बाई 2 प्लस 1.5 M-1 ASC X माइनस D डैश। अब दोनों को क्या करना है, सिर्फ इक्वेट कर देना है, तो ये इक्वेशन इधर आ गया, ये इक्वेशन इधर आ गया, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला निकल गया, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का हमारा ये फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, अब आते हैं अपने क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की तरफ। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, वही पुराना फॉर्मूला, XC बराबर K इंटू डी, XC बराबर K इंटू डी। ठीक, K की वैल्यू यहाँ पे क्या है, M सिग्मा CVC डिवाइड बाई सिग्मा ST प्लस M सिग्मा CVC। ये मैं आपको पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक, XC और K इंटू डी आ गया। ठीक, तो हमारा XC और XC निकल गया। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ डबली रिइंफोर्स्ड बीम M इज रिटन इज M बराबर M1 प्लस M2। हमने इसको M1 प्लस M2 में डिवाइड कर लिया।
ठीक है, अब देखते हैं M1 M2 होता क्या है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिमिलर सेक्शन विदाउट कॉम्प्रेशन, यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सिमिलर सेक्शन विदाउट कॉम्प्रेशन स्टील का मतलब क्या हो गया कि सिंगली वाला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने कॉम्प्रेशन स्टील को कंसीडर नहीं कर रहे हैं अभी हम, तो M1 क्या हो जाएगा, वही सिंगली वाला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। और जो M2 होगा इज एडिशनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड इन द कॉम्प्रेशन स्टील, यानी उस M1 जो होगा, अगर हम जिसे मान लें, ये जैसे फिगर में फिर समझाने की कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं ये है यहाँ पे, ठीक है, तो ये डबल रिइंफोर्स्ड सेक्शन हो गया। तो पहले हम M1 जो निकालेंगे इसको हम भूल जा रहे हैं कि ऊपर कॉम्प्रेशन स्टील लगा है, तो ये सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन हो गया, उसके MR1 हो गया, उसका M, इसको हमने M1 मान लिया। अब इस एडिशनल स्टील की वजह से जो मोमेंट आया उसको हमने M2 मान लिया, तो M1 M2 को जो हम कर देंगे तो हमारा डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन का मोमेंट निकल जाएगा। ठीक, तो आया समझ। तो अब बात करते हैं सिर्फ पहले M1 की। M1 क्या होगा, C1 इंटू 11, C1 इंटू 11 यानी कॉम्प्रेसिव फोर्स कैरिड बाय कंक्रीट इंटू 11, 11 का मतलब लीवर आर्म, 11 का मतलब लीवर आर्म। तो कॉम्प्रेसिव फोर्स हमने कैसे निकाला था सिंगली में, वही एरिया इंटू स्ट्रेस, ट्रायंगुलर सेक्शन बना था, ट्रायंगुलर सेक्शन का एरिया हाफ बी एक्स ए और स्ट्रेस हमारा सिग्मा सीबीसी काम कर रहा था। ठीक, और 11 हम ऑलरेडी अभी फिगर में मैंने आपको दिखाया डी माइनस एक्स ए बाई 3 होता है। तो M1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी एक्स ए इंटू सिग्मा सीबीसी बाई 2 ब्रैकेट में डी माइनस एक्स ए बाई 3, ये हमारा M1 का हो गया, जो कि विदाउट कॉम्प्रेशन स्टील है। अब बात करते हैं M2 की। हमारा M2 क्या है, M2 है C2 इंटू LA2, वही C2 क्या, कॉम्प्रेसिव फोर्स कैरिड बाय कॉम्प्रेशन स्टील, कि कॉम्प्रेशन स्टील द्वारा कितना कॉम्प्रेसिव फोर्स को कैरिड किया जा रहा है, और L2 उसका लीवर आर्म। ठीक, उसका लीवर आर्म। तो अब देखते हैं C2 क्या होगा, इक्विवेलेंट एरिया इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, इक्विवेलेंट एरिया किसके टर्म्स में निकालेंगे, कंक्रीट के टर्म्स में निकालेंगे, इनटू कंप्रेसिव स्ट्रेस, इनटू कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, आपने पिछले में देखा होगा, जो इक्विवेलेंट एरिया निकला था कंक्रीट इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट क्या निकला था, 1.5 M-1 ASC इंटू, और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हमारा स्टील पे कितना काम कर रहा था, सिग्मा CBC डैश काम कर रहा था। उस कॉम्प्रेशन स्टील के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कितना काम कर रहा था, सिग्मा CBC डैश, यानी M2 हमारा क्या हो गया, C2, ये C2 हो गया यहाँ पे, इंटू LA2 क्या हो जाएगा, D माइनस डी डैश, D माइनस डी, LA2 क्या मतलब लीवर आर 2, D माइनस डी डैश। मैं चाहे तो आपको यहाँ फिगर से फिर से दिखा सकता हूँ, ये C2 क्या हो गया, C2 ये इसके कोरस्पॉन्डिंग सिग्मा CBC डैश, इसका स्ट्रेस काम कर रहा है, और C2 और T के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, D माइनस डी डैश। ये मैंने आपको फिगर में दिखाया पहले। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना MR का, M1 ये हो गया, M1 यहाँ से यहाँ तक हो गया, M1 यहाँ से यहाँ तक हो गया M1, ये प्लस, और ये हो गया आपका M2। ठीक, M1 M2 जोड़ लीजिए, बी एक्स ए इंटू सिग्मा CBC बाई 2 डी माइनस एक्स ए बाई 3। ये बस आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सिंगली का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है यही आता है, तो आप सीधे यहाँ पे ये वैल्यू रख सकते हैं, प्लस जो एडिशनल मोमेंट जो रिइंफोर्समेंट की वजह से आया वो M2 आया, तो 1.5 M-1 ASC सिग्मा CBC डैश और D माइनस डी डैश M2 हो गया। ठीक, ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया डबली रिइंफोर्स के केस में, यही हमारा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक, अब इसमें एक नया टर्म आ गया सिग्मा CBC डैश में, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिग्मा CBC डैश का एक फॉर्मूला है एक्स ए माइनस डी डैश अपॉन एक्स ए इंटू सिग्मा CBC। अब बात करते हैं, हमारे दो केसेस काम करेंगे इसमें, बहुत छोटा सा थोड़ा सा और बचा हुआ है इसमें, बस केस 1 कि जब एक्स ए की वैल्यू एक्स ज्यादा हो जाएगी एक्सी से, तो मैंने आपको एक और तरीका बताया था याद करने का, आपको अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए मैंने क्या बताया था, ये कॉम्प्रेशन होता है, ये टेंशन होता है, ये आपको पता है। अगर ये बैलेंस सेक्शन है तो बैलेंस के कभी भी ऊपर जाएंगे तो हम ओवर की बात हो जाएगा, और नीचे जाएंगे तो अंडर हो जाएगा, यह भी आपको पता है। बात आती है एक्स ए और एक्स, यही दो चीज में कंपेयर होता है, तो पहले ए आता है तो हमने मान लिया एक्स ए, और उसके नीचे सी आएगा, ये तो क्लियर है, ए के बाद ही सी आएगा। ठीक, अब बात आती है कि जो जिस कॉलम में लिखा है वो बड़ा होगा, तो एक्स ए किससे बड़ा होगा, एक्सी से ही बड़ा होना होगा। ठीक, दो ही जब चीज है तो एक्स अगर बड़ा है तो किससे बड़ा होगा, एक्सी, यहाँ एक्सी बड़ा है तो किससे बड़ा होगा, एक्से से बड़ा होगा। बस अब आप समझ लीजिए, हमने यहाँ क्या लिखा, एक्स इज ग्रेटर देन एक्सी, तो याद करिए एक्स इज ग्रेटर देन एक्सी, यानी बैलेंस सेक्शन है तो बैलेंस सेक्शन के ऊपर कॉम्प्रेशन है, कॉम्प्रेशन के ऊपर क्या, इसको क्या बोलते हैं, ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन बोलते हैं। अंडर को क्या बोलते हैं, जब सी बड़ा हो जाएगा तो वो अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा।
तो फिर देखिए यहाँ पे एक्स यहाँ की वैल्यू बड़ी हो गई तो ओवर इन्फोर्स सेक्शन हो गया। ओवर इन्फोर्स सेक्शन में फिर वही हमारे का फॉर्मूला M1 प्लस M2, हमने सीधा सीधा फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे अगर हमारा ओवर इन्फोर्स सेक्शन आ जाता है। तो अंडर इन्फोर्स सेक्शन आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज करना है बस हमको, देखें समझने की कोशिश करिए क्या चेंज करना है। तो सबसे पहले कंडीशन चेंज होगी, एक्स इज ग्रेटर देन एक्स से अंडर इन्फोर्स सेक्शन हो जाएगा। ठीक, मैंने लिखा है इन दिस केस फर्स्ट फाइंड न्यू वैल्यू ऑफ सिग्मा सीबीसी, यानी हम सिग्मा सीबीसी की वैल्यू, जैसे मान लीजिए अगर M20 है और इसके लिए सिग्मा सीबीसी की वैल्यू 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर हमारा ओवर इन्फोर्स कंडीशन होगा तो सीधे हम सिग्मा सीबीसी की वैल्यू 7 यहाँ पे यूज कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा ओवर इन्फोर्स सेक्शन आएगा तो। लेकिन जब अंडर इन्फोर्स सेक्शन आएगा तो हम सिग्मा सीबीसी की नई वैल्यू निकालेंगे इस कंसर्न फॉर्मूले से। ठीक, जो वैल्यू सिग्मा सीबीसी की आएगी वो 7 से कुछ, मतलब एक मैंने एग्जांपल लिया M20 का, तो अगर M20 का एग्जांपल में 7 इसकी परमिसिबल वैल्यू है तो यहाँ से जो सिग्मा सीबीसी की वैल्यू निकलेगी वो थोड़ी सी कम होगी, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो यहां से जो सिग्मा सीबीसी की वैल्यू निकलेगी वो हम इस एमआर के फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक, अब उसके करस्पॉन्डिंग हम निकालते हैं सिग्मा सीबीसी डैश, तो जो वैल्यू यहाँ सिग्मा सीबीसी की निकलेगी वो सिग्मा सीबीसी की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है सिग्मा सीबीसी न्यू, जो इससे निकल के आएगी। और बाकी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं, फॉर्मूला सेम यही रहेगा आपके अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए भी, आप इसी फॉर्मूले से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। बस चेंज क्या होगा, आप सिग्मा सीबीसी की नई वैल्यू इस इक्वेशन से निकालेंगे और उस ये जो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी उसी वैल्यू को सिग्मा सीबीसी डैश वाले इक्वेशन में यहाँ पे रखेंगे। ठीक, और फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। और अगर आपका ओवर इन्फोर्स मैंने बताया तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अगर M20 दिया हुआ है तो M20 के लिए 7 यहाँ पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंडर आएगा तो आपको नया वैल्यू यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो ये आज की वीडियो की में बस इतना ही, क्योंकि मैंने सारा एनालिसिस लगभग बता दिया है। अब अगर आपको कोई दिक्कत होगी इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी भी वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो जिसमें अगर थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत आएगी तो वो हमारे वहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।